हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि दो पर्सन है, इसमें एक कौन होता है, सेंडर होता है जो अपना मैसेज सामने वाले को देता है, और दूसरा कौन होता है, रिसीवर होता है जो उस मैसेज को कैच करता है और फिर रिप्लाई करता है। जो आपका वर्ड है कम्युनिकेशन, बेटा वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग और सेम अंडरस्टैंडिंग। सो communication refers to such a process through which two or more than two persons exchange their ideas, facts, information, feelings, viewpoints, etc. so that a common understanding may be created about a specific subject। यानी कि कम्युनिकेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, फीलिंग्स शेयर्स करते हैं, बट जो भी वो आपस में शेयर कर रहे हैं उसमें सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी जो मैं कहना चाहती हूँ वो और जो सामने वाला समझ रहा है वो सेम थिंग हो। जैसे अगर मान के चलिए दो लोग आपस में बात करें और वो बोल रहे हैं रुको मत जाओ, ठीक है, एक पर्सन ने ऐसे बोला रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या हो गया कि रुक जाओ, आप जाओ मत प्लीज़, ठीक है। बट अगर सामने वाला उसको दूसरे वे में बोले, ऐसे बोले रुको मत जाओ, तो सामने वाले को, जो दूसरा पर्सन है सुनने वाला, उसको समझ में आएगा कि रुकना नहीं है, जाना है। तो इस तरह से बात की जाती है कम्युनिकेशन की कि जो सामने वाला पर्सन है और जो सेंडर है उसको सेम बात समझ में आए। जैसे अगर मैंने बोला रुको मत जाओ तो क्लियर है कि वो रुकने के लिए कह रहा है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि रुको मत जाओ तो मतलब कहने का है कि मैं कह रही हूँ कि आपको जाना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। तो यही बात की जाती है किसमें, कम्युनिकेशन में, कि अगर एक पर्सन कुछ बोल रहा है तो सामने वाला उसको सेम मीनिंग में कैच करे, ठीक है। यानी कि जो भी आइडिया है, जो भी आपके थॉट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों में सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला बोल के रहा है वो ही समझे। अब अलग अलग ऑथर्स ने कम्युनिकेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं किसी भी ऑथर की। तो मैं हैमन की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थियो हैमन, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और सामने वाला उसको अच्छे से समझता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो देखिए बेटा, जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें टू वे प्रोसेस है, यानी कि एक बोलने वाला होता है दूसरा सुनने वाला होता है, तो एक सिंगल पर्सन अपने आप में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इंक्लूड होने ही चाहिए। अब out of the two parties or person involved in the communication process, one is sender और another is receiver। अभी मैंने आपको बताया इसमें एक तो कौन होता है, सेंडर होता है जो मैसेज देता है, और एक कौन होता है, रिसीवर होता है जो मैसेज रिसीव करता है। थर्ड इसका फीचर है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज मैसेज। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो बात आप कहना चाहते हैं, वो आप किसके थ्रू बताते हैं, उसको एक मैसेज के थ्रू बताते हैं। यानी कि जो मेन आपके बीच में, दो लोगों के बीच में जो मेन टॉक हो रही है, जो मेन बात हो रही है, वो क्या है, वो एक मैसेज है जो सामने वाला दूसरे पर्सन को दे रहा है, जो रिसीवर है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिवॉल्व्स अराउंड द मैसेज। तो उसी के अराउंड घूमता रहता है। जैसे मान के चलिए एक टीचर स्टूडेंट है, वो दोनों अगर आपस में बात करें तो कोई टॉपिक तो होगा ना जिसके मतलब जिसके लिए वो दोनों आपस में बात करें। जैसे अगर मैं और आप बात करें तो हम किस टॉपिक पे बात करें, कम्युनिकेशन पे, तो ये हमारा क्या हो गया, मैसेज हो गया। द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड कैन बी रिटर्न, ऑरल और इवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। तो जब भी हम किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो या तो वो रिटर्न फॉर्म में होता है या तो ओरल फॉर्म में होता है, और हो सकता है कि सिंबल फॉर्म में भी हो। जैसे अगर मान के चलिए आपको बोला गया है कि आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन दे देते हैं टीचर को और बोल देते हैं कि मैम मुझे सिक लीव चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके रिटर्न कम्युनिकेशन हो गई कि आपने क्या किया, अपने टीचर को एप्लीकेशन दे दी। ऐसी ओरल में ऐसा होता है कि मान के चलिए स्कूल गए हैं, तबीयत ख़राब हो गई, तो आप ओरल के दे दें, मैम हमारी तबीयत ख़राब हो गई, क्या हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ओरल कम्युनिकेशन। और कभी कभी क्या होता है, सिम्बल्स, यानी कि आपके पोस्चर, गेस्चर से भी पता चल जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो, ठीक है। जैसे अगर कभी कभी टीचर को चुप करवाना होता है तो वो ऐसे नहीं बोलती बच्चों को कि कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट। वो क्या कहते हैं कि आप अपने जो फिंगर होती है वो लिप्स पे रख के बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, या फिर आपको इशारों से बता देते हैं कि आपको
क्वाइट रहना है, ठीक है। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दो होता है कि एक तो कौन होता है, सेंडर होता है, कौन होता है, रिसीवर होता है। और जो रिसीवर होता है ये जानने के लिए कि रिसीवर तक हमारा मैसेज पहुँचा है या नहीं, हम उससे फीडबैक की भी उम्मीद रखते हैं कि वो फीडबैक देगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि एक बात अगर आप बात करते हैं तो वो पूरी दोबारा तक सेंडर तक, जैसे सेंडर ने कुछ कहा, रिसीवर ने उसको कैच किया, फिर उसको फीडबैक दिया, फिर वो सेंडर कुछ कहेगा, फिर रिसीवर कैच करेगा, फिर कुछ, जैसे आप कम्युनिकेशन बात करते हैं ना तो वो कंटिन्यूसली चलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल, हर जगह यूज़ होता है। कम्युनिकेशन इज़ आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम के लिए बात करते हैं, किसी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो प्रोडक्टिव हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की टॉक क्या हो जाती है? आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बात करते हैं, कोई अपने फैमिली इशू शेयर्स करता है, कोई अपने वैसे ही बातें बताता है, पर्सनल प्रॉब्लम बताता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है। जब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड तो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है, और जब हम बात करते हैं सोशल रिलेशनशिप की तो वो हमारी किसकी रिलेटेड हो जाती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन का वो यही होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो और जो सामने वाला समझ रहा है वो सेम हो, ठीक है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट अ कॉमन थिंकिंग और कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देन 10th है इसका, कम्युनिकेशन में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है या तो टॉप टू बॉटम हो रहा है या बॉटम टू टॉप हो रहा है। मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो लोअर लेवल पर, अगर वो टॉप लेवल से बात कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल ऐसे होता है ना आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल, यानी कि आपकी पोस्ट अलग है और आप किसी से बात कर रहे हैं टॉप पोस्ट से, तो ये हो गया आपका वर्टिकल। और ऐसे भी हो सकता है वर्टिकल। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जब आप सेम पोस्ट पे होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। जैसे अगर स्टूडेंट आपस में बात करें तो वो क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल टॉक। और एक स्टूडेंट अपने टीचर से या प्रिंसिपल से बात करता है तो वो क्या हो जाता है आपका? वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। किस किस का? एक तो सेंडर का जो मैसेज सेंड करता है, और दूसरा कौन होता है? हमारा रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है और फीडबैक देता है। तो सेंडर क्या करता है? सेंडर एक मैसेज देता है और वो जो मैसेज होता है उसको एनकोड फॉर्म। एनकोड का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कोई स्पेसिफिक तरीके से अगर आप कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, कौन? सेंडर अगर कोई बात कह रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एनकोड करना। जैसे मान के चलिए आपके टीचर ने आपको बोला है मैसेज डालना ऑनलाइन क्लास में कि अपनी अकाउंट्स की बुक खोलो। वो अकाउंट्स की बुक को मैसेज में टाइप कर देती है AC, ठीक है। क्या किया टीचर ने? ऑनलाइन क्लास लेने से पहले बोल दिया आप लोगों को कि आप अपनी अकाउंट्स की बुक खोलें, और अकाउंट्स के लिए उसने AC यूज़ किया, ठीक है। तो अब क्या क्या? सेंडर कौन है? टीचर, ठीक है। उसने मैसेज क्या दिया है कि आपके अकाउंट्स की बुक खोलनी है, और एनकोड किससे कर दिया उसने? AC से। अब क्या होगा? मीडिया यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है। अभी हम ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो मीडिया होगा वो नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा? आप थ्रू फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। आप फ़ोन मान सकते हैं आप। इसके अलावा अब जूम ऐप पे अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से, लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप से। तो अगर आप फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका मीडिया क्या हो गया? फ़ोन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? जो रिसीवर है यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है वो मैसेज रिसीव करेगा। अब मैसेज रिसीव करने के क्या करेगा? डिकोड, यानी कि अगर उसने लिखा है कि अकाउंट्स की बुक निकालने को AC से लिखा है तो अब रिसीवर क्या करेगा? पहले उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, और फिर इसको डिकोड करेगा। यानी कि उनको पता है कि AC का मतलब यहाँ पर एयर कंडीशनर से नहीं, AC का मतलब यहाँ पर अकाउंट्स की बुक से है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, डिकोड कर लिया मैसेज, अकाउंट की बुक खोल लिया। अब फीडबैक में क्या आएगा कि जब टीचर बोले कि अकाउंट्स की बुक खोलनी है तो जो स्टूडेंट है वो अकाउंट की बुक खोलेंगे, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया? हमारा फीडबैक। अब वापस ये किसके पास चला गया? ये मैसेज सेंडर के पास है, यानी सेंडर के पास वो फीडबैक चला गया। सेंडर ने क्या क्या? देखिए अब टीचर हमारा सेंडर था, उसने बोला अकाउंट्स की बुक खोलिए, स्टूडेंट ने मैसेज रिसीव किया, उसको समझा, डिकोड किया और फीडबैक क्या किया कि अकाउंट्स की बुक खोल ली, ठीक है।
अब जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो बीच में आ जाती है नॉइस। नॉइस क्या होता है, जब हम मीडिया यूज़ करते हैं उसमें तो कभी कभी बीच में नॉइस आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ठीक से पहुंच नहीं पाता। जैसे अगर मान के चलिए वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू ऑनलाइन क्लास, तो टीचर बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, मैम समझ नहीं आ रहा, कांट अंडरस्टैंड बोलते हैं ना। किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है, नॉइस, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है बीच में, मैसेज का क्लियर नहीं हो पाता। वो किसकी वजह से होता है? अगर ऑनलाइन क्लास में बात करें तो वो होता है आपका नेटवर्क इशू। ठीक है, सो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन होता है सेंडर, कौन होता है रिसीवर। सो सेंडर इज़ अ पर्सन हु सेंड एनी मैसेज अंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो मैसेज भेजता है वो हमारा क्या होता है? सेंडर होता है। यानी कि मैसेज जो भेजता है वो कौन होता है? वो आपका स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले को, जो सब्जेक्ट मैटर, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। जैसे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि बुक्स खोलने का, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर जो है मैसेज है वो आपका कोई आइडिया हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, फीलिंग्स हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन थी अकाउंट्स की बुक खोलने की। ठीक है, फिर आता है एनकोड द मैसेज, यानी कि अगर हम जो हमारा मैसेज है अगर उसको हम भेजना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम एनकोड करना। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई वर्ड ऐसा लिख दिया, जैसे मैंने बताया एसी लिख दिया अकाउंट्स के लिए, कोई सिंबल भेज दिया, कोई पिक्चर भेज दी, कोई गेस्चर भेज दिया, तो उससे क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे आजकल इमोजी यूज़ करते हो, वो भी आपके पिक्चर और गेस्चर्स में आते हैं। फिर आता है आपका मीडिया। मीडिया क्या होता है? जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मीडिया में आपका रिटर्न लेटर भी हो सकता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। जैसे अभी हमने ऊपर किसकी बात की थी? इंटरनेट की। फिर आता है आपका डिकोड द मैसेज। कौन डिकोड करता है? ये आपका रिसीवर डिकोड करता है मैसेज। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डिकोडिंग। जो आपने एनकोड करके भेजा है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, अगर वो नॉर्मल लैंग्वेज में सामने वाला पर्सन समझ लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिकोड करना। फिर आता है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव करता है और अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, मीनिंग उससे निकालता है। अगर मान के चलिए आपने किसी ऐसे पर्सन को भेज दिया जिसको मतलब ही नहीं पता आपके मैसेज का, तो वो क्या रिसीवर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मैसेज रिसीव किया ही नहीं, बेशक से वो आपकी बातें सुन रहा था। ठीक है, फिर आती है आपकी बात फीडबैक की। हमें क्या से पता चलेगा कि रिसीवर को हमारी बात समझ में आई है या नहीं? तो बदले में क्या भेजता है? वो बदले में भेजता है फीडबैक। ठीक है, सो आफ्टर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज ही ड्राइव समथिंग मीनिंग आउट ऑफ इट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज नोन एज फीडबैक। वापस जो आप रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? आपका फीडबैक हो जाता है। तो ये था आपका बेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो बेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको बताया फीडबैक के साथ साथ नॉइस भी आ जाते हैं। तो नॉइस कब आती है बेटा? जब मान के चलिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जो आपका मैसेज है वो ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो पाता, तो उसमें कभी कभी क्या आ जाती है? आपकी नॉइस आ जाती है। जैसे अगर आपने कुछ और लिखा, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो इनकरेक्ट आपके कोड्स हो सकते हैं, कोई पुअर कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है। जैसे मैंने बताया नेटवर्क इशू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो समझने वाला होता है पर्सन वो कुछ और समझ लेता है और बोलने वाले ने कुछ और बोला होता है, तो उससे भी कभी कभी नॉइस क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। वो आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं? वही आपका सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, और उसके अलावा आप जो मीडिया यूज़ करते हैं, ये सब उसके क्या हो जाते हैं? एलिमेंट हो जाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक स्टेप में चलते हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट किससे होती है? सेंडर से, और एंड किस पे होता है? उसको सेंडर पे ही होता है जब उसको पूरी फीडबैक उससे मिल जाती है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज़। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है किसमें? कि जब हम कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो उसके क्या हमारे उद्देश्य होते हैं, कि हम क्यों यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला तो यही होता है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड होता है ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देना किसको? एम्प्लॉयज़ को। थर्ड है मोटिवेट करना।
ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट करें तो ही आप मोटिवेट कर पाएंगे ना एम्प्लॉयज़ को। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो मोटिवेट कहाँ से करेंगे। टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, कौन कौन सी होती है कि तो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल में एम्प्लॉयज़ को अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो टॉप लेवल पे करते हैं, और अगर एम्प्लॉयर को कोई भेजनी होती है रिक्वेस्ट तो वो बॉटम लेवल पे भेजता है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए भी हम करते हैं। टू ट्रांसमिट द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अप टू द लोएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कभी कभी हमें क्या करना होता है, अपने डिसीजन भी लोअर लेवल तक पहुंचाने होते हैं, तो भी हम कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। पीसफुल वर्किंग बनी रहती है क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू सबको पता होता है कि किसको क्या काम करना है, किसको कहाँ जाके रिपोर्ट करनी है। इससे रेपुटेशन बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, नॉलेज मिलती रहती है, पता चलता रहता है कि प्रॉब्लम के क्या प्रॉब्लम फेस करें एम्प्लॉयज़ या उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और उनसे प्रोडक्टिविटी के बारे में भी नॉलेज मिलती रहती है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा कभी कभी हम जो टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड कर देते हैं अपने डिसीजंस में। तो वो किसके थ्रू करते हैं, जैसे मीटिंग्स वगैरह बिठाते हैं तो वो भी किसका एक पार्ट मान के चल रहे हैं, कम्युनिकेशन का है। क्योंकि अगर मीटिंग्स बैठती है या फिर गेट टुगेदर होता है कभी, तो ये सारा भी कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। अब बात करें अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है रोल इन द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। तो देखिए बेटा, कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ में, वर्किंग में एंटरप्राइज की। कैसे, क्योंकि देखिए अगर सबको पता है कम्युनिकेट कर रहे हैं वो, तो एक सेंडर एक रिसीवर है, तो एम्प्लॉय से अगर बात कर रहा है या एम्प्लॉयर को कुछ बोल रहा है तो क्या होता है, उनको बहुत इजीली पता होता है कि हम आपस में क्या बात कर रहे हैं, सामने वाले ने क्या रिपोर्ट दी है। तो इस वजह से ना जो काम होता है बहुत ईजीली हो पाता है, ठीक है। क्योंकि मैनेजर अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शन दे पाता है, ऑर्डर दे पाता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो अच्छे से उसको समझ पाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि ये हेल्पफुल होता है कि इसमें प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अगर जो मैनेजर होता है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर प्लानिंग करता है, ठीक है। थर्ड है आपका बेसिस ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है, आपस में लोगों की बात सही हो रही है, तो उसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों ही बने रहते हैं। फिर आपका स्टेबलाइजमेंट ऑफ पीसफुल वर्किंग रिलेशनशिप। एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो समझने वाला है वो भी आपका सही वे में समझ रहा है, और जो बता रहा है वो भी अगर आपका सही वे में बताता है, तो इससे एक कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन की फीलिंग्स रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसकी वजह से इसका जो रिजल्ट निकलता है उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल वर्किंग बनी रहती है। फिर है सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल। देखिए, जब भी आपको किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो ऑब्वियसली आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, हैंस द मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हेल्पफुल इन इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए, जो लीडरशिप में क्या होता है, एक लीडर होता है जो लीड करता है किसको, अपने ग्रुप को। तो अगर एक लीडर जो है वो अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल जानता है, उसको पता है कि मुझे अपने जो ग्रुप में पर्सन है उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, तो वो अच्छे से अपना काम भी कर पाता है और ग्रुप में लीड भी कर पाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू और कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपका लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस कर पाता है, एनकरेज कर पाता है अपने सबऑर्डिनेट को कि वो काम कर सकें। देन हेल्पफुल इन एफिशिएंट कंट्रोल। तो कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अगर मान के चलिए कोई गलत काम कर रहा है, यानी कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बता दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह दे दी जाती है, ऑर्डर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इसके थ्रू जो वो लोअर लेवल पे लोग हैं या फिर मान के चल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन मैनेजरल एफिशिएंसी। देखिए, मैनेजरल एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होती है कम्युनिकेशन से, कि जो मैनेजर होता है, मैनेजर कैन शेयर हिज ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज विद हिज सबऑर्डिनेट थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू वो क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी अपने जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ शेयर करता है, उनके कामों को डिवाइड करता है। हमने पढ़ा है डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उनको अथॉरिटी देता है, और वो इसके साथ साथ ऑर्डर भी इशू करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सुपरवाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है। तो इन सब से क्या होता है, उसकी मैनेजरल स्किल इम्प्रूव होती है और जो मैनेजर है उसमें एफिशिएंसी बनी रहती है। सो इन सब चीज़ों से क्या होती है, जो आपकी
मैनेजरल एफिशिएंसी है वो धीरे 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 इम्प्रूव होती है। देन है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब क्या है, देखिए अगर आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी अच्छे से होती है कि वहाँ पे पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनी रहती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, कस्टमर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स में, सप्लायर में, सोसाइटी में, तो इससे क्या होती है, एक गुडविल बनती है ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में। लोगों को पता होता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कस्टमर के साथ कैसे डील होती है। तो इससे क्या बनती रहती है, जो मार्केट इमेज है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव होती है। फिर आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप ऑटोक्रेटिक मैनेजर नहीं है, आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं कि हाँ मैंने जो कह दिया वही होगा, नहीं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या, आप लोगों की सुनते भी है। कैसे सुनेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू। आपका एम्प्लॉयज़ आपको आके बोलेगा, आप उसकी बातें सुनेंगे, फिर फीडबैक होगा, कोई बैठ के मीटिंग्स होती है, वो जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या बाकी एम्प्लॉयज़ की मीटिंग होती है, उनके थ्रू कोई हम डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है वो मदद करता है कंप्लेंट्स को रिमूव करने में, प्रॉब्लम ऑफ द जो एम्प्लॉयज़ है उनको रिमूव करने में, ठीक है।